आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख में अमेरिका की राजनीति के एक दिलचस्प लेकिन थोड़ा निराश करने वाले सच पर बात की गई है। महिला नेताओं की बढ़ती मौजूदगी के बावजूद देश अभी भी ये समझने की कोशिश में लगा है कि पहली महिला राष्ट्रपति आखिर आएगी कहां से। लेख शुरुआत में बताता है कि न्यू जर्सी और वर्जीनिया ने हाल ही में महिला गवर्नर चुनी और अब कुल 14 राज्यों में महिलाएं सत्ता संभालेंगी। सुनने में अच्छा लगता है, पर लेखक कहता है, क्या 28% गवर्नर महिलाएं होना वाकई ऐतिहासिक उपलब्धि कहलाने लायक है? यहाँ से लेख अमेरिका की उस धीमी रफ्तार पर बात करता है जिसमें महिलाओं की राजनीतिक प्रगति अपेक्षा से कहीं कम है। लेख अपने अनुभव से उदाहरण देता है, किस तरह 1970 के दशक में एला ग्रासो के जीतने को लोग एक नई शुरुआत समझ रहे थे। उम्मीद थी कि इसके बाद महिलाओं की बड़ी लहर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जाकर न्यू जर्सी की मिकी शैरिल और वर्जीनिया की एबिगेल स्पैनबर्गर की जीतें उस ठहरी हुई तस्वीर में थोड़ी हलचल लाती हैं। दोनों की जीत की कहानी भी बताई गई है। शैरिल की कमान बहुत मजबूत थी, सैन्य पृष्ठभूमि ने भरोसा बढ़ाया और उनके प्रतिद्वंदी का ट्रंप को ए ग्रेड देना उनके लिए बड़ी गलती साबित हुआ। वहीं वर्जीनिया में महिला बनाम महिला मुकाबला था, लेकिन असल हवा स्पेनबर्गर के पक्ष में पहले से बह रही थी क्योंकि ट्रंप प्रशासन से जनता नाराज थी। लेख फिर पीछे जाकर बताता है कि पहली बार अमेरिका में महिला गवर्नर 1924 में बनी नेली रॉस और माँ फर्ग्यूसन। एक ने सामाजिक सुधारों में काम किया, दूसरी के शासन पर रिश्वतखोरी के आरोप लगे। यानी महिलाओं की राजनीतिक यात्रा भी वैसी ही जटिल है जैसी किसी और समूह की होती है। अंत में लेख असली सवाल उठाता है, अगर राज्यों में महिलाओं की ये धीमी मौजूदगी है तो पहली महिला राष्ट्रपति आएगी कहां से? और क्या समाज अब भी महिला उम्मीदवारों को लेकर पूर्वाग्रहों से जूझ रहा है? कमला हैरिस की हार के बाद ये सवाल और गहरा गया है, लेकिन लेखक उम्मीद भी छोड़ता नहीं। कहता है कि आने वाले वर्षों में कई मजबूत, मेहनती और सिद्ध महिला नेता सामने आएंगी। बस इंतजार है कौन सबसे पहले राष्ट्रपति पद की दौड़ में चमक कर उभरेगी। लेख का संदेश साफ है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इस सफर की रफ्तार जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। पहली महिला राष्ट्रपति का रास्ता अभी भी लंबा है, पर शायद अब धीरे धीरे वो मंजिल करीब आ रही है। लेट्स माई। आज का अखबार। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में हॉलीवुड की बदलती दुनिया पर एक दिलचस्प और जरूरी बात कही गई है कि नई पीढ़ी के कलाकार, खासकर जेन जी, अब पुराने नियमों और दबावों के आगे झुकने को तैयार नहीं है। वो साफ साफ नहीं कह रहे हैं, चाहे सामने पपराजी हो, मीडिया हो या प्रोडक्शन हाउस। लेख की शुरुआत मिली बॉबी ब्राउन के छोटे से क्लिप से होती है जो सोशल मीडिया पर खूब चला। रेड कार्पेट पर फोटोग्राफर ने उनसे जोर देकर कहा, स्माइल करो, और मिली ने पलटकर कहा, तुम स्माइल करो, और आगे बढ़ गई। ये एक साधारण सा जवाब नहीं था, बल्कि उस पुराने सिस्टम के खिलाफ एक छोटे विद्रोह जैसा था जिसमें कलाकारों से हर पल परफेक्ट और पसंद आने वाला बनने की उम्मीद की जाती है। इसी तरह टीवी सीरीज एलन अर्थ की अदाकारा सिडनी चैंडलर ने भी तय किया कि वो मैगजीन के प्रमोशनल वीडियो में हिस्सा नहीं लेंगी। बस इतना भर था कि वो प्राइवेट पर्सन हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को कितना सामने रखना है ये खुद तय करना चाहती हैं। लेकिन मीडिया को ये फैसला समझ नहीं आया, और लेख बताता है कि किस तरह स्टार्स पर उम्मीदें और दबाव थोपा जाता है, मानो मशहूर होते ही उन्होंने अपनी निजता खो देने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया हो। लेखक अपने अनुभव साझा करते हुए बताता है, अक्सर फोटोशूट के दौरान कलाकार खुद को एक ऑब्जेक्ट जैसा महसूस करते हैं और उन्हें बोलने का हक नहीं लगता। पपराजी की तेज फ्लैशेस किसी का भी मानसिक संतुलन बिगाड़ सकती हैं। पुराने दौर में ये सब सिस्टम का हिस्सा था। एजेंट, मैगजीन और फोटोग्राफर मिलकर पब्लिसिटी स्टंट रचते थे। स्टार की इमेज और उसके चर्चे सब इस मशीनरी का हिस्सा थे।
लेकिन आज हालात बदल रहे हैं। लेख का अहम उदाहरण है जेना ओर्टेगा का वियोना राइटर से कहना, तुम्हें चश्मा उतारने की जरूरत नहीं। यानी नई पीढ़ी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने सीनियर कलाकारों के लिए खड़ी हो रही है। अंत में लेख ये बताता है कि पुराने हॉलीवुड की शक्ति अब कमजोर हो रही है। आज के कलाकार सीधे इंस्टाग्राम, पॉडकास्ट या अपने चैनल पर बोलते हैं, जहां कहानी, इमेज और सीमाएं वो खुद तय करते हैं। इस बदलाव का मतलब साफ है। नई पीढ़ी कह रही है कि मशहूर होने का मतलब अपनी आजादी और आत्मसम्मान गिरवी रखना नहीं है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद वहां की राजनीति में क्या उथल-पुथल है और क्यों भारत उन्हें वापस ढाका नहीं भेजेगा। कम से कम निकट भविष्य में तो नहीं। लेख साफ करता है कि मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि पूरी तरह राजनीतिक, भावनात्मक और सामरिक है। ढाका में युवा प्रदर्शनकारी इस फैसले को न्याय के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हसीना सरकार पर सैकड़ों लोगों की हत्या और दमन का आरोप लगा था। लोग खुलकर कह रहे हैं कि हसीना को ढाका में फांसी दी जानी चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि वो भारत में सुरक्षित हैं और उनकी वापसी इतनी आसान नहीं होगी। लेख समझाता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि ने एक महत्वपूर्ण छूट है। अगर मामला राजनीतिक हो तो आरोपी को सौंपना जरूरी नहीं। भारत की नजर में ये पूरा केस राजनीतिक प्रतिशोध जैसा लगता है। नया अंतरिम शासन, जिसे भारत समर्थक नहीं माना जा रहा, लगातार भारत की आलोचना कर रहा है। ऐसे में हसीना को सौंपना भारत के लिए अपनी ही विदेश नीति को कमजोर करने जैसा होगा। इसके साथ ही भारत बांग्लादेश संबंध पिछले 1 साल से तनाव में है। हसीना के हटने के बाद ढाका पाकिस्तान के करीब गया। भारत पर पक्षपात के आरोप लगे और अब तो ढाका खुले तौर पर कह रहा है कि हसीना को वापस ना करना अनफ्रेंडली एक्ट होगा। लेकिन भारत इसका जोखिम नहीं ले सकता, ना कूटनीतिक रूप से, ना नैतिक रूप से, क्योंकि हसीना दशकों तक भारत की करीबी सहयोगी रही हैं और भारत ने उन्हें पहले भी शरण दी है। लेख ये भी बताता है कि फरवरी में बांग्लादेश चुनाव होंगे और दिल्ली उम्मीद कर रही है कि कोई स्थिर निर्वाचित सरकार बने, ताकि रिश्तों की मरम्मत शुरू की जा सके। लेकिन अभी स्थिति बेहद नाजुक है। व्यापार तो चल रहा है, लेकिन भरोसा टूट गया है। अंत में लेख कहता है, भारत हसीना को हमेशा के लिए शरण देगा या नहीं, ये तो आगे की राजनीति तय करेगी। लेकिन फिलहाल उन्हें ढाका भेजना असंभव है। दूसरी तरफ हसीना उनकी पार्टी को पूरी तरह खत्म मान लेना भी जल्दबाजी होगी। दक्षिण एशिया में राजनीतिक परिवार अक्सर गिरते हैं, लेकिन मिटते नहीं। इसलिए भारत के लिए हसीना को बचाए रखना एक रणनीतिक निवेश भी हो सकता है। सार ये है, हसीना की मौत की सजा सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति नहीं, बल्कि भारत बांग्लादेश संबंधों की दिशा तय करने वाला बड़ा मोड़ बन चुकी है। और इस मोड़ पर भारत का हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया जा रहा है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.